डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही साधारण टॉपिक के बारे में, लेकिन बहुत ही विस्तृत में पढ़ेंगे क्योंकि हमेशा ये एग्ज़ाम में हमेशा ये आ ही जाता है। एग्ज़ाम के आने के बाद बहुत कम लोग ही इस पर अच्छे से लिख पाते, लिखते सब हैं लेकिन अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास डेटा की कमी होती है, इंफॉर्मेशन कम होता है, इस वजह से वो कम ही लिख पाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री। तो चलिए शुरू करते हैं पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पशुपालन के अंतर्गत कौन कौन आएगा। पशुपालन के अंतर्गत भैंस, गाय, भेड़, सुअर, बकरी, ऊंट आदि का प्रजनन करते हैं तथा इन पशुओं को देखभाल करते हैं। पशुपालन के अंतर्गत ये सभी वे पशु हैं जो मानव के लिए लाभप्रद होते हैं। भैंस, गाय दोनों से मिल्क मिलता है। सुअर से आपको क्या मिलेगा? मीट मिलेगा। बकरी से दोनों चीज़ मिल जाता है, मीट भी मिलता है, साथ साथ में मिल्क भी मिलता है। ऊंट से क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, चमड़े मिल जाते हैं। यानी हर हाल में ये ह्यूमन बीइंग को ये सब क्या करता है? मानव जाति को बेनिफिट पहुंचाता है। ठीक है। पशुपालन में हम कुक्कुट पालन तथा मत्स्य पालन को भी सम्मिलित करते हैं। कुक्कुट पालन में आ गया आपका मुर्गी फार्म और मत्स्य पालन में आ गया आपका मछली पालन, सम्मिलित करते हैं। ये भी आता है आपको पशुपालन का ही अंग है। अतः पशुपालन, पशु प्रजनन आपको आएगा तो ये डिफिनीशन में आप इस पॉइंट को जरूर लिखिएगा कि पशुपालन, पशु प्रजनन, पशु प्रजनन का मतलब होता है कि कैसे हम किसी पशु के क्वालिटी को इन्हांस कर दें। जैसे हमारे पास जो ट्रेडिशनल गायें हैं, जो पहले से है गाय, वो उतने ज़्यादा अमाउंट में मिल्क नहीं दे पाती है जितना फॉरेन वाले, जैसे जर्सी गाय। तो जर्सी गाय क्या है? विदेशी गाय को अपने देश वाले गाय के साथ क्या किया गया? फ्यूज किया गया। उसके नए एक प्रजनन कर करके एक नए वेराइटी को बनाया गया। तब बना हमारे पास जर्सी गाय, जिसका मिल्क का प्रोडक्शन क्या हुआ? काफ़ी अधिक हुआ। तो ये परिभाषा इसका हो गया। आपको एग्जाम में आएगा भी, ये बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है कि बताइए पशुपालन क्या होता है। तो पशुपालन क्या होता है, तो ये कंटेंट आप यहाँ से लिखिए, नोट्स बनाइए। जैसे देखिए, पशुपालन पशु प्रजनन तथा पशुधन वृद्धि की एक कृषि पद्धति है। यानी पशुपालन भी एक कृषि का ही अंग है, क्योंकि खेतों से जितने भी चारा वगैरह मिलते हैं वो पशुओं के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाता है और साथ साथ में किसानों को इससे मिल्क, इससे और भी अलग अलग तरीके का काम इन सब जानवरों से वो ले लेता है। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन के पशुपालन, पशु प्रजनन तथा पशुधन वृद्धि की एक क्या है? कृषि पद्धति है। इस लाइन को आप नोट करेंगे। पशुपालन विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं को किस किस चीज का जरूरत को हम फुलफिल करते हैं? पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि पक्षों का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से 70% से अधिक पशुधन कहाँ है? भारत तथा चीन में है सबसे ज्यादा भारत और चीन में। लेकिन परंतु विश्व स्तर पर फार्म उत्पादों की तुलना में ये देश के केवल 25% ही योगदान करते हैं। सोचिए, उत्पादन के दृष्टि से देखा जाए तो केवल ये 25% ही क्या करता है? योगदान करता है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रति इकाई उत्पादकता की दर बहुत ही क्या है? कम है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए पारंपरिक पद्धतियों के अतिरिक्त नई प्रौद्योगिकी को भी अपनाना होगा। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। हमको उत्पादकता को बढ़ाना है तो वैसे में हम नए नए टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। जैसे गांव में खटाल देखते हैं, आदमी खट खट करके मर जाता है लेकिन वो अपने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा पाता। लेकिन वो यदि कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज करे, कोई तकनीक का यूज करे तो उसका प्रोडक्शन क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। दुधारू पशुओं की अत्यधिक संख्या होने के बावजूद हमारे देश में दूध का उत्पादन संतोषजनक नहीं है। यानी सबसे ज्यादा दुधारू पशु है भारत में, लेकिन दूध का उत्पादन उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। हमारे देश में एक गाय औसतन लगभग कितना? 200 किलोग्राम दूध प्रति वर्ष देती है। यानी एक साल में एक गाय कितना? 200 केजी दूध देती है हमारे देश में। जबकि यह औसत ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड में 3500 किलोग्राम। सोच लिए, दूसरे देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया में कितना? 3500 केजी किलोग्राम मिल्क का प्रोडक्शन एक गाय करती है।
और भारत में 200 केजी। देखिए कितना डिफरेंस है। तो ऑस्ट्रेलिया और नीदर वाले वाले लोग क्या करते हैं, हाई वेराइटी वाले काऊ का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उन्हीं को पालते हैं, उन्हीं को पोसते हैं। ठीक है। तथा स्वीडन में 3000 किलोग्राम प्रति वर्ष। देखिए स्वीडन में पशु पालन विज्ञान के अध्ययन से उन्नत नस्ल की गाय जब तक कि आप अपने यहाँ नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, लाएंगे, तब तक कि आप इन लोगों से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। देख लीजिए आपके यहाँ की कितना गाय, 16-17 गाय के बराबर ये अकेला एक गाय है नीदरलैंड में, और ऑस्ट्रेलिया में उतना दूध देती है। ठीक है। भैंस आदि प्रजनन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। जनसंख्या के अनुरूप भोजन की बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति के लिए अधिक पुष्ट, मांसल तथा जल्दी बढ़ने वाली नस्ल की मुर्गियां प्रजनन के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। और मुर्गियां से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, मुर्गियों से हम लोग मीट, अंडे ये सब प्राप्त करते हैं। और विश्व भर में लगभग अब सबसे ज्यादा जनसंख्या होने वाली है हमारे देश में। ठीक है। हमारे देश में प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की खपत कितना है, 131 किलोग्राम है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में मांस की खपत कितना है, 1318 ग्राम है। यानी अपने देश में मांस बहुत कम ही खाया जाता है, भारत में 131 किलोग्राम, जबकि अमेरिका में एक आदमी साल भर में कितना खा जाता है, 1318 किलोग्राम मांस को क्या कर जाता है, खा जाता है। भोजन के लिए अंडे की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए प्रजनन द्वारा उन्नत किस्म की मुर्गियां प्राप्त की जा सकती है। भारतवर्ष में भोजन के रूप में अंडे की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत मात्र 6 है, जबकि अमेरिका में कितना है, 295 है। सोच लीजिए भारतवर्ष में भोजन के रूप में अंडे की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत, यानी साल भर में एक व्यक्ति एवरेज निकाल लिया जाए तो 6 अंडा भारत में खाता है साल भर में। वही अमेरिका में देखिए 295 अंडा कम से कम एक आदमी खाएगा। हमारे देश में मत्स्य पालन की असीम संभावनाएं हैं। क्यों, हमारे पास लैंड भी है, उस तरीके का भौगोलिक स्थिति है। पशुपालन विज्ञान द्वारा मछलियों के बच्चों, यानी मछलियों के जो बच्चे होते हैं उनको हम कहते हैं फिंगरलिंक्स कहते हैं, का सफल निष्कासन, मछलियों के आकार में समुचित वृद्धि तथा उचित रख रखाव, रोगों से बचाव आदि संबंधित बातें सीखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त भेड़ों, खरगोशों की नस्लों को सुधार कर ऊन उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। पशुओं के मल मूत्र से बायोगैस का उत्पादन किया जा सकता है। ये सब हमारे पास जो पशुपालन के लिए ये इन सब चीज़ों सारे पॉइंट पे हमें ध्यान देना क्या है, बहुत जरूरी है। अब आ जाइए, हमारे पास एक पॉइंट है, कौन सा, डेयरी फार्म। डेयरी फार्म प्रबंधन क्या है, ये भी आ जाएगा आपके क्वेश्चन में। तो आप क्या लिखिएगा, तो डेयरी उद्योग यानी जहां मिल्क का प्रोडक्शन हम लोग करवा सकते हैं, दूध का उत्पादन को हम कहते हैं डेयरी फार्म प्रबंधन के अंतर्गत उसको लाते हैं। तो डेयरी उद्योग में दुग्ध प्रदायी पशुओं, दूध देने वाले पशु कौन कौन है, गाय, भैंस आदि का प्रबंधन किया जाता है। दुग्ध उत्पादन मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि उस डेयरी में रखे गए पशुओं की नस्ल की गुणवत्ता क्या है। अच्छे नस्ल की गाय होगी, भैंस होगी, ज्यादा दूध मिलेगा। खराब नस्लों की होगी तो केवल खाना खाएगी, दूध कम देगी। ठीक है। भारतवर्ष में गायों और भैंसों की लगभग कितना 32 प्रजातियां विद्यमान हैं, और इन प्रजातियों के बारे में आपसे एग्जाम में आता है, और नहीं ध्यान देने के कारण लोग हड़ जाते हैं। इसमें से प्रमुख है कौन कौन, देखिए गाय और भैंस की प्रजाति में कौन कौन आता है, इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, थरपाकार तथा हरियाणवी। ये कई बार ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में है उसमें ये पूछा जाता है कि साहिवाल किसकी प्रजाति है, तो गाय या भैंस की। गिर, रेड, ये सब समझ गए। और भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉस इंडिकस कहते हैं, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम है। और ये सब उसकी प्रजाति है, साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, थरपाकार, हरियाणवी। ये देखिए 1 2 3 4 5 ये सब ऑप्शन है। गाय की देसी प्रजातियां पर्याप्त दूध नहीं देती है, इसलिए हमारे देश में भी विदेशी नस्लों के संकरण के द्वारा अधिक दुधारू गायों की प्रजातियां विकसित की गई। और कौन कौन हमारे देश में कौन कौन सी गायों को विकसित किया गया है, जैसे देखिए ये भी पूछा जाएगा कि कौन कौन से गायों को विकसित किया गया है, कौन कौन से नस्ल को किया गया है। तो वो नस्ल है हमारे पास कौन सा, जर्सी, करन स्विस,
होल्स्टेन फ्रिसियन, करन फ्राइस तथा फ्रिसियन साहिवाल, ये सब हमारे पास ऐसे गायों की वैरायटी है जो विदेशी गायों से और देसी गायों के मिलने से बना है। जर्सी, करन स्विस, हॉल्स्टाइन फ्रिसियन, करन फ्राइस, फ्रिसियन साहिवाल, ये सब आप याद रखिएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन बन करके आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कौन सा, देख लीजिए। देखिए कि क्या क्या हमको ध्यान, प्रबंधन में क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको अच्छे नस्ल की गाय चाहिए या भैंस चाहिए, तो नस्ल पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अधिक उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल का चयन तथा उनकी रोगों की प्रतिरोधक क्षमता महत्वपूर्ण है। नस्ल के चुनाव के क्षेत्र में जलवायु परिस्थितियां को ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि जैसे कोई कोई जर्सी गाय ले आए, वो ठंडे प्रदेशों में रहना पसंद करती है और यहाँ गर्मी में ला करके रख दीजिएगा, 2 से 3 दिन में वो मर जाएगी। इसलिए पहले जर्सी गाय को जब सबसे पहले लाया गया था तो उसके लिए एयर कंडीशन की व्यवस्था की जाती थी। अभी हम लोग कम से कम शेड में लगा करके फैन लगा देते हैं, तभी वो जीवित रह जाती है। ये ठंडे प्रदेशों के लिए अनुकूल थी। जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ता है वहाँ जर्सी गाय हम नहीं रख सकते। इसलिए हमें ध्यान में रख करके अपने डेयरी का प्रबंधन करना चाहिए कि कौन सा गाय हमारे यहाँ सक्सेसफुल होगा, कौन नहीं होगा। देखभाल, अच्छे उत्पादन के लिए पशुओं की अच्छी देखभाल आवश्यक है, क्योंकि अच्छी देखभाल करिएगा तभी ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन आपको होगा, दूध ज़्यादा गाय देगी। खराब ढंग से रखिएगा, जैसे आप ही का शरीर है, अच्छे ढंग से स्वस्थ ढंग से नहीं है तो आप अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाइएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से गाय को भी आपको स्वस्थ रखना पड़ेगा, अच्छे ढंग से रखना पड़ेगा, तो गाय अच्छे ज़्यादा अमाउंट में दूध देगी। पशुओं को रहने के लिए स्वच्छ आवास चाहिए, पर्याप्त जल सुविधा तथा रोग मुक्त वातावरण रहना आवश्यक है। ठीक है, पशु का आवास गृह स्वच्छ, सूखा तथा हवादार होना चाहिए। भोजन भी संतुलित उनको मिलना चाहिए। दुग्ध की उत्पादकता का सीधा संबंध पशुओं को दिए जाने वाले संतुलित आहार की गुणवत्ता तथा मात्रा से होता है। पशुधन का आहार एक ऐसा होना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज तथा विटामिन संतुलित मात्रा में क्या हो, विद्यमान हो। इसके अतिरिक्त आहार में जल और रुक्षांश की आवश्यक मात्रा का होना क्या है, अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि ये सब एसेंशियल डाइट है जो किसी भी पशु को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं और आगे देखते हैं। दुग्ध उत्पादों का भंडारण तथा परिवहन। ऐसा नहीं कि आपने दूध खूब प्रोडक्शन करना शुरू किया और बर्बाद होना शुरू हो जाए, नहीं, उसको बाजार में ले जाकर के बेचिए, सेल करिए, उसका अच्छे से प्रबंधन करिए ताकि आपको कुछ इकोनॉमिक पैसे आ सके। तभी तो आप उस पैसे को, उस गाय को देखभाल, अपने डेयरी फार्म मैनेजमेंट सभी को आप देख पाएंगे। दुग्ध को निकालने, उसके भंडारण तथा डेयरी फार्म से अन्यत्र ले जाने में विशेष सावधानियां रखनी पड़ती है। दूध देने वाले पशु तथा दूध निकालने वाले व्यक्ति की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बिना नहाए दूध नहीं निकालना चाहिए, हाथ गंदा कर करके दूध नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में गंदगी के कारण बहुत बीमारियां फैल सकती है। अन्यथा सूक्ष्म जीवी दूध को दुहने, भंडारण या परिवहन में खराब कर देंगे। दुग्ध या दुग्ध पदार्थ खराब न होने पाए इसके लिए शीत वातावरण की व्यवस्था करनी चाहिए तथा भंडारण एवं परिवहन के लिए प्रयोग किए गए कंटेनरों की समुचित सफाई अति आवश्यक है। पशु चिकित्सा, बीमार पड़े तो उसे तुरंत ट्रीटमेंट करवाइए। पशुओं को रोगों से बचाने के लिए पशुओं की नियमित जांच पशु चिकित्सक द्वारा किया जाना चाहिए। एक पशु में हुई बीमारी का यदि समय पर इलाज नहीं किया गया तब वह रोग डेयरी के अन्य पशुओं में भी लग सकता है। आप देखे भी होंगे पशुओं में रोग फैलने वाले रोगाणु प्रायः गंदे, अंधेरे, सीलन भरे, अस्वास्थ्यकर स्थानों पर पनपते हैं। संक्रामक रोगों के बचाव के लिए पशुधनों को समय समय पर टीके लगाना अत्यंत क्या है, आवश्यक है। तो ये था हमारे पास कौन सा, डेयरी फार्म मैनेजमेंट के बारे में। और यहाँ तक आप केवल सुने होंगे तो इससे आप समझते हैं कि बहुत सारे बातों को आप सीख पाए होंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम अगले वीडियो में आप लोगों से हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वेरी